with the surprise that you all are waiting. As I'm getting a lot of messages and many of the queries of students that, ma'am, now as the exam is coming nearer, we want question more and more questions for practice. So here I have brought certain questions for you. Let's practice each and every question, और इन questions को करने से you will get an idea how the questions can come in your UGC NET exam. So without wasting time, let's start practicing. These are the questions from paper 2 commerce सेक्शन. तो हम पेपर 2 के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं. वंस वी गेट ओवर दीज, देन वी विल बैक टू पेपर 1 क्वेश्चंस, राइट? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन in front of you is, according to which of the following management thinkers business environment is defined as total of all the things external to the firms and industries which affect their organizations and operation. बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरीके से उन सारी एक्टिविटीज़ का इन टोटल है एक्सटर्नल, जो कि फर्म को अफेक्ट करती हैं. तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस मैनेजमेंट थिंकर ने दी थी? वी हैव 4 ऑप्शंस: आर्थर एम विल्मर, जॉन विक, बयोड और व्हीलर, मैथ्यू स्मिथ. सो योर आंसर इज बयोड और व्हीलर. दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिजनेस इंक्लूड्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, only economic activities, social activities, or production activities. So as you all know, business is concerned with making profits. Economic activities is the answer, option B. Then match the following components of business environment. There is a question of matching. So match में क्या होता है, don't get confused. अगर आपको कोई दो भी पता है तो उनसे पहले अपना आइडिया ले लीजिए जिनमें आप श्योर हो. तो मैच को क्वेश्चंस जो भी आएंगे स्टूडेंट्स, वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले सारी ऑप्शंस को एक बार देखिए. जिसका आपको श्योरिटी से आंसर पता है वो आंसर देखकर पहले वो ऑप्शंस में देख लीजिए. सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, ये आपको पता है. इधर आप अगर इसी की ही राइट साइड में देखेंगे तो वी हैव एग्जिम पॉलिसी, कस्टम्स, सोशल वैल्यूज, बिजनेस लॉ एंड बैंकिंग एक्ट. तो सोशल वैल्यूज जो है वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट से आती हैं, राइट? सो बी का तो 3 है. वेट, सोशल एनवायरनमेंट, वेट, इट्स नॉट सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट का आई थिंक कस्टम्स. सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन रहेगा, वी हैव दिस A1, ए ऑप्शन. हाउ? बिकॉज बी का हमें यहाँ पर सेकंड है, सोशल एनवायरनमेंट कस्टम्स आएंगे, नॉट सोशल वैल्यूज, सॉरी, दिस इज योर कस्टम्स. देन ए का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वी हैव एग्जिम पॉलिसी. यस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो लिंक करता है हमारी सोशल वैल्यूज से. यस, पॉलिटिक्स. एंड लीगल एनवायरनमेंट, लीगल कॉन्सेप्ट जो कि हम अभी अपना सेक्शन 9 कवर कर रहे हैं. लीगल एस्पेक्ट्स में आपके आएंगे बिजनेस लॉज एंड बैंकिंग एक्ट्स जो भी हैं. देन हेयर क्वेश्चन नंबर 7 पहले कर लेते हैं. ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज बेसिकली, जो ऑपरेट कर रहा है ऐसा इन्वायरमेंट बिजनेस का क्या होता है? जनरल इन्वायरमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल? सो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को हम बेसिकली माइक्रो इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं. दिस इज योर ऑप्शन 2. Which of the following depicts the statement which derives the role that an organization plays in a society? ऐसी कौन सी इनमें से बातें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में प्ले करती है? तो इसका ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन जो है गोल्स, ऑब्जेक्टिव या सोसाइटी के अंदर एक मिशन लेकर आती है, सक्सेस. सो योर ऑप्शन मस्ट बी ऑप्शन बी, दैट इज मिशन. देन वी हैव पेस्ट इज एन एक्रोनिम. पेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? PEST. सो पेस्ट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. सो 9th का आपका रहेगा ऑप्शन सी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, पेस्ट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं. देन वी हैव here question 10th, that is, which of the following is deemed to be a very important factor that provides competitive advantage to a business organization? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है. तो इनोवेशन से मॉड्यूलेशन, डायमेंशन या वेरिएशन, जितना आप इनोवेट करते जाएंगे उतना ही आप कंपटीशन में आगे बढ़ते जाएंगे. इनोवेशन इज द थिंग जिस पर हर बिजनेस फोकस करता है एंड दे वांट टू इम्प्रूव continuously in their products. Next we have coming to here question 4th. This is, the age of discontinuity has been
ऑथर्ड बाय, ये एक बुक है एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 1969, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज ये बुक हमारे पास कैसे आई, हु इज द ऑथर ऑफ दिस पर्सन. सो दिस बुक वॉज रिटन बाय पीटर एफ ड्रकर. आई होप इस इकोनॉमिस्ट का नेम आप सबने सुना होगा, पीटर एफ ड्रकर. All business organizations are affected by number of factors, yes we all know, and in among these two such broad categories of factors ऐसे कौन से हैं जो हमारे business को affect करते हैं. So option C, internal and external factors, that's very true. Question 11th here, maximization of which of the following should be the main aim of the private organization. एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस में करना चाहिए, इस पर वर्क करना चाहिए. तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट से अगर हम देखें तो पब्लिक नहीं, पब्लिक का तो देखिए मेन एम होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर आप फोकस करें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे. ओनली देन यू कैन सस्टेन इन मार्केट. Then, which of the following can be taken as the most valid description of business purpose? एक बिजनेस के लिए सबसे वैलिड अगर हम डिस्क्रिप्शन दें तो क्या होती है, मतलब एक बिजनेस को अगर डिस्क्राइब करना है, फर्स्ट क्रिएट अ कस्टमर, और मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सर्व द सोसाइटी, और यू कैन से इंक्रीज द वेल्थ इन द दिस फर्म. सो बिजनेस को अगर आपको बचाना है, बिजनेस को अगर बेहतर बनाना है, आगे तक बढ़ाना है, एज यू नो दैट कस्टमर इज अ किंग, सो क्रिएट अ कस्टमर, ओनली देन यू कैन सर्वाइव. After then, which of the following refers to the system of moral principles and rules of conduct applied to business? बिजनेस के अंदर जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो ऐसे आपको काम करना है, कंडक्ट कैसे करना है बिजनेस एक्टिविटीज को, सो दैट इज वेल डिफाइंड अंडर विच हेड, business culture, business या business ethics society. So this answer is very well known to you. business ethics को हम बोलते हैं code of conduct or rules or regulations that one should know while he is working in any business. Then here we have question 6, which of the following types of risk can be attributed to macro variables and is usually beyond the control of business? business के control से बाहर है और इसको हम macro environment में include करते हैं. systematic risk, unsystematic risk, रेजिडुअल रिस्क और डाइवर्सिफिएबल रिस्क. सो आई थिंक इसका आंसर आपका होना चाहिए सिस्टमैटिक रिस्क. जो रिस्क आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, यू कैन नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन इट, और ये मैक्रो लेवल पर अफेक्ट करता है ऑल द इंडस्ट्री, एक तरीके से इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करता है. हेयर वी हैव क्वेश्चन 14, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन. जो हमारे पोर्टर थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक मॉडल दिया था 5 फोर्स मॉडल. एक्चुअली में वो किसके बीच की रिलेशनशिप दिखाई गई है उसमें, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी, और सोसाइटी एंड इंडस्ट्री. सो इट्स ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. आप अपने नोट्स बना सकते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो अच्छे से एक एक वर्ड पर फोकस करना है. नॉट ट्रू अबाउट हाई context cultures. So which among these is not true? Lawyers are less important. Negotiations जो होनी चाहिए are lengthy. People make a big deal out of a private space. Competitive bidding is less important. So इसमें अगर हम high context culture means business के point of view से देखें, which is not the right thing, that people make a big deal out of private space. It's not true. Next, Indian government has started diluted its stake in public enterprises. Which concept is being highlighted? Means Indian government जो है public enterprises से अपना जो शेयर है उसको कम करती जा रही है, अपने पार्ट को पीछे करती जा रही है, एंड मोर एंड मोर पब्लिक सेक्टर एक तरीके से कम होता जा रहा है, पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट का रोल है. तो हमारे यहाँ पर एज यू नो वी कवर्ड एलपीजी पॉलिसीज. तो मेन इसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया है? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइज. इट्स प्राइवेटाइजेशन मीन्स पब्लिक एंटरप्राइजेज अब प्राइवेट होते जा रहे हैं. बेसिकली इसका मीनिंग ये है. ऑप्शन सी, टू असेस द पोटेंशियल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स, ऑर्गेनाइजेशंस जनरली कंपेयर नेशंस विद रिस्पेक्ट टू. किससे कंपेयर करते हैं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें? पॉलिटिकल रिजाइन, डेमोग्राफिक्स या जीएनपी कैपिटा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस से, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस या डेमोग्राफिक्स, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, या फिर कैपिटा. सो इट्स ऑप्शन बी. हम हर कंसेप्ट लेकर चलते हैं, डेमोग्राफी भी,
per capita भी, consumer preferences भी. Analyzing the process of change in the business environment involves conceptualizing it as एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज. बिजनेस में जो चेंज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक चेंज. आई थिंक इट्स ट्रू. क्वेश्चन 18 का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होनी चाहिए, डायनेमिक, राइट. देन we have question 19 here. The important responsibilities of a business to the customers are. तो देखिए मैंने जैसे अब आपको बताती हूँ, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक बिजनेस की कस्टमर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो ये 5 आपको ऑप्शंस दिख रही हैं और आपको लगेगा 5 की 5 ट्रू है, बट एक बार हम ऑप्शंस देखते हैं और फिर इसको कंपेयर करते हैं क्या होना चाहिए. टू एंश्योर फैमिली वेलफेयर ऑफ द कस्टमर. कस्टमर की जो फैमिली है वो भी वेलफेयर होना चाहिए. क्या बिजनेस इतना सोचता है? नो, नॉट एट ऑल. तो ऑप्शन 1 नहीं होनी चाहिए. हमारा सिर्फ फोकस होता है बिजनेस का कस्टमर ओनली. देन टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड टू टेक द नेसेसरी मेजर्स टू सेटिस्फाई दिस नीड. येस, वेरी ट्रू. कस्टमर को प्रेफरेंस देते ही हम. नेक्स्ट, टू एंश्योर हेल्थ कंडीशन ऑफ द कस्टमर्स. नहीं, इतना भी नहीं सोचा जाता. अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू दे जस्ट थिंक कि बिजनेस कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो, हेल्थ के ऊपर नहीं होता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट सप्लाइड हैज नो एडवर्स इफेक्ट. येस, प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट्स ट्रू. टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. येस, कस्टमर को सुना जाना चाहिए, उसके जो एक्चुअली में जो ग्रीवेंसेज है उनको दूर किया जाना चाहिए. सो 2, 4 and 5, this is option C is correct. Next, question 20 is consider the following statements. Which of these statements is या are true? ये हमें बताना है. So there are these statements. A, first is socialism जो होना चाहिए is compatible with democracy and liberty, whereas communism involves creating an equal society through an authoritarian state. Authoritarian state नहीं होनी चाहिए. It's not true. Totalitarianism is a form of government in which involves complete submission of people to the government. The state recognizes no limits to its authority. No, it's not true. It's capitalism का ये वो है, totalitarianism का नहीं है. Then India differed from the core socialism. Wait. Okay, can we once skip this question 20? Moving to the 21. 20 का मैं डाउट आपको बाद में दूर करूंगी, पहले हम 21 करते हैं. What of the following can be significant benefits of analyzing and understanding business environment? Which of the following जो है is the benefit of understanding business environment को अगर हमने समझ लिया तो मेन हम कहाँ पर अपना जो फोकस है वो बना सकते हैं. फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कंपटीशन में, इंफॉर्मेशन में, ग्लोबलाइजेशन में. तो यहाँ कंपटीशन में भी हम आगे रहेंगे, इंफॉर्मेशन में भी हम आगे रहेंगे, ग्लोबलाइजेशन में भी आगे रहेंगे. तो ऑप्शन ए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल जाती है अगर हम बिजनेस को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, परख लेते हैं तो. देन ऑप्शन ए इज करेक्ट. आफ्टर देन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स मैक्रो इन्वायरमेंट? Start doing these questions with me without wasting time. I'm making you understand each and every term, dear students. यहाँ पर आप अपना syllabus complete कर सकते हैं. Basically these questions are from unit 1, so don't get confused. हम unit wise अपना syllabus complete कर रहे हैं यहाँ पर भी. तो ये हमारा question 22 बताता है कि इनमें से मैक्रो इन्वायरमेंट को कौन ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है. डायरेक्ट मैक्रो को हम किस टर्म्स से जानेंगे? डायरेक्ट इन्वायरमेंट, इनडायरेक्ट, कॉम्पिटिटिव या सोशल इन्वायरमेंट. सो इट कवर्स मैक्रो जो है मीन्स बिग इन्वायरमेंट. माइक्रो को डायरेक्ट बोला जाता है, मैक्रो को इनडायरेक्ट बोला जाता है, जो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है. मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, इंटरमीडियरीज. दिस इज द फर्स्ट. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल मैक्रो में आते हैं. ये सब जो है माइक्रो के पार्ट्स हैं. देन 24th question is internal environment of a business includes. क्या क्या आता है इंटरनल इन्वायरमेंट में? मीन्स जो बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट है. तो एक बार आप ये पांचों पॉइंट्स रीड करेंगे. फर्स्ट वी हैव बिजनेस एथिक्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स. yes, this is included in this. Next we have business and managerial policies. Yes, it's also inside the business. Prospects of business development. Yes. गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, दीज आर नॉट फ्रॉम इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, सो ये नहीं होगा. इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमारे कैसे हैं, ये भी है. सो ये सब पॉइंट जिसमें फोर्थ ना हो,
तो आई थिंक दिस इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 25th, द रिसेशन फेस ऑफ ट्रेड साइकिल जो होता है विल नॉर्मली बी accompanied बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन पॉइंट. कौन सा पॉइंट नहीं होता है रिसेशन में? रिसेशन मीन्स डाउनफॉल, जब बिजनेस का डाउनफॉल होता है. एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यस. अ फॉल इन द लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट, फॉल इन द लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट, ऐसा नहीं है. वेट, एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड बैलेंस, अ राइज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यस ये भी है. ये भी है नेशनल. आई थिंक इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है इट विल नॉट अफेक्ट द रिसेशन फेज. ऑप्शन ए, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ती है व्हेन वी हैव मोर मनी इन द मार्केट, सो रिसेशन में नहीं होता है, वो हमारा ग्रोथ स्टेज पे होता है. क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल. यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रहेगा. Question 26, which of the following does not fall within the jurisdiction of MRTP Commission? MRTP Commission, monopolies and restrictive trade practices में क्या इसमें fall नहीं करता? Prevention of monopolistic trade practices ये तो include करता है. Prevention of restrictive trade practices ये भी include करता है. Unfair trade practices ये भी include करता है, because ये सब है. Regulation of combination ये इसमें नहीं है, बिकॉज MRTP जो था वो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस को कवर नहीं करता था. इसको कवर करने के लिए हमें MRTP को चेंज करके हमने कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया था. इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने अभी कॉम्पिटिशन एक्ट किया है, जो स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाए हैं, मैं ये सेशन आपको टॉप पर दे रही हूँ, जाइए. कॉम्पिटिशन एक्ट में कॉम्बिनेशन को इंक्लूड किया गया, MRTP में ये नहीं था. Then 27th question, which of the following is not a part of economic environment of business? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? एक बार आप चारों रीड कीजिए. कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम भी है, पेटेंट लॉज भी हैं. कॉम्पिटिटिव में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट, लेसिस फायरे पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में अडॉप्ट हुई थी, कैपिटलिस्ट में, मिक्स्ड में या कम्युनिस्ट में? लेसिस फायरे, इट वॉज इंक्लूडेड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. रिलैक्सिंग द रेस्ट्रिक्शंस मीन्स बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, कंट्रोल को हटा देना. ये क्या मतलब है? लिबर्टी देना, फ्रीडम देना, लिबरलाइजेशन. ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर. बाहर का जो फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करता है, अंदर का नहीं है ये. कंट्रोलेबल तो अंदर के होते हैं, अनकंट्रोलेबल दीज आर अनकंट्रोलेबल. Then government regulation of business is basically intended to make sure all business units have the opportunity to be successful. गवर्नमेंट रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट करती है एक बिजनेस को? ये करने के लिए, वॉर्न करने के लिए, कंज्यूमर्स के अगेंस्ट कोई प्रैक्टिस ना हो, मेक श्योर बिजनेस जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल रहे, सोसाइटी के बारे में सोचें, प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिजनेस बिहेवियर. दैट्स ऑप्शन डी इज मोर आई थिंक वर्दी फॉर दिस क्वेश्चन. इसकी आंसर ज़्यादा मुझे लग रहा है ऑप्शन डी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द मेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? वैल्यूज, राइट्स, ड्यूटीज. दिस इज द आंसर. ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बिकॉज ये सब एथिक्स का पार्ट है. देन क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग can be defined as the process of analyzing the environment for the identification of factors which have implication for the business. ये कौन से इनमें से हम प्रोसेस को यूज करते हैं एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को? ऐसे फैक्टर एनवायरमेंटल स्कैनिंग उसको बोलते हैं, एनवायरमेंटल असेसमेंट उसे बोलते हैं, या एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन उसे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना, स्कैनिंग. ऑप्शन ए. Then question 34th, which of the following statements in relation to the 5 forces framework, जो मैंने अभी बताया था 5 forces model जो था, उसके point of view से correct है? तो 5 forces, first is framework is assisted in developing broad perspective on the environment within organization is operating. Next, it is not appropriate in public sector. The framework is a means of identifying the forces which affect the level of competition of industry. Option C is correct. नेक्स्ट, इन द 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क थ्रेट ऑफ एंट्रेंट्स मीन्स जो न्यू एंटर करते हैं मार्केट में या बिजनेस में, उनके लिए क्या थ्रेट है? सो योर ऑप्शन अमंग दीज इज
द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट, इसका मतलब ये है इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स हमारे यहाँ पर डेमोग्राफिकली बहुत चेंजेस हैं, वी आर डिवाइडेड डेमोग्राफिकली। सो व्हाट इट इम्प्लाइज कि यहाँ पे हमारे इट्स हाई पॉपुलेशन गैप है 15 ईयर्स से कम, या फिर हाई पॉपुलेशन जो है इन ग्रुप बिलो 15 to 64 ईयर्स, या हाई पॉपुलेशन अबव 65 ईयर्स। व्हाट इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज दैट कि हमारे यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब देर इज अ हाई पॉपुलेशन अमंग द एज ग्रुप बिलो 15 to 64 ईयर्स, इनके बीच में हमारी बहुत पॉपुलेशन फॉल करती है। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। रिसेंटली वी कंप्लीटेड ऑब्जेक्टिव्स, आई होप आपको वो आ गया हो याद, कौन सा सेशन था ये हमारा, ये लिंक भी मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ, जाइए समझिए कि कंपटीशन एक्ट 2002 के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोहिबिशन द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, यस ये है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, ये है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को रोकना, कॉम्बिनेशन ये नहीं है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स हैव द राइट, क्या राइट, टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यस। टू बी एश्योर्ड वेर एवर पॉसिबल कि उनके लिए गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो मिल रहे हैं, तो कंज्यूमर्स का इनमें से कौन सा राइट है? बोथ ए एंड टू, 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट ये नहीं है। पब्लिक, ट्रेड पॉलिसी, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स भी हैं, कॉम्पिटिटर्स भी हैं, पब्लिक भी है, ट्रेड पॉलिसी नहीं है, ये मैक्रो लेवल पर आती है क्योंकि इसको गवर्नमेंट फ्रेम करती है, सो ऑप्शन सी इज नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। देन वी हैव क्वेश्चन 40, रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच आरबीआई बोरोज शॉर्ट टर्म मनी फ्रॉम द मार्केट, ये समझने बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है, यू कैन सी 2009 में भी ये क्वेश्चन आया है। आरबीआई बोरोज शॉर्ट टर्म मनी फ्रॉम द मार्केट, ये रेपो रेट होता है। बैंक्स कीप द मनी विद आरबीआई, ये रेपो रेट होता है। बैंक्स टेक मनी फ्रॉम आरबीआई आफ्टर ऑफरिंग सम सिक्योरिटीज, विच वन इज द करेक्ट? सो योर ऑप्शन सी, जिस रेट से बैंक्स जो हैं आरबीआई से पैसा लेते हैं। Which of the following is not a mode of foreign capital inflow in India? इस थ्रू फॉरेन कैपिटल इंडिया में नहीं आती, एफडीआई के थ्रू आती है, यस, एफआईआई के थ्रू भी आती है, एनआरआईज के थ्रू भी आती है, सो ऑप्शन इनमें से ऐसा नहीं है कि जो इसका पार्ट नहीं है, ऑल आर द पार्ट। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग या हैज या हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 पॉलिसी, क्या हुआ है? एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुए हैं, एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट कोड, क्या इसका मतलब क्या क्या हुआ है या फिर इनमें से क्या नहीं हुआ? सो शेयर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुआ, एफडीआई इंक्रीज हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड, ये नहीं हुआ, व्हाई? बिकॉज नाउ पीपल स्टार्ट मूविंग टू द सर्विस सेक्टर। अर्लियर ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत पॉपुलेशन डिपेंड थी, बट एग्रीकल्चर को खत्म करके वी मूव टू सर्विस सेक्टर। मैच का क्वेश्चन आपके पास आ गया है, दैट्स वेरी इजी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आउटसोर्सिंग, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो होते हैं, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, so you have to match them। then if we see at economic liberalization से क्या हुआ है? competition increase हुआ है, so first का fourth part I think D इसका correct है। outsourcing, IT enabled service है, corporate funds, SFIO, second generation reforms, macroeconomic stability। question 44th we have विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 को अगर हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्ट प्रपोजेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वेट वेट, yes, that was true। then act seeks to be more holistic with stricter rules including jail term भी आया है इसमें, imprisonment दी गई, yes true। consumer can now file complaints at any district state, yes true। all of the above, option D correct होनी चाहिए, all of the above are true। next 45 question, the apex consumer court in India is referred to as
कंज्यूमर कोर्ट्स को किस नाम से बोला जाता है? कंज्यूमर एजुकेशनल रिसर्च सेंटर, नो. कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, नो. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, yes, this is the apex court. Option C is correct. Then consider the following statement. The formal banking system was started after the entry of Britishers into India. कैसा था? Yes. There was loophole in the informal banking which was practiced in India. जो इंडिया में informal banking हो रही थी उसमें loopholes थे, बिल्कुल थे. Yes. So A and R are true. But do you think this reason is correct for this? No, it's not the correct explanation, but yes, it's true. Option B is correct. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CRR और SLR जो होती हैं, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक बनाना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक या प्रॉफिट पोजीशन ऑफ बैंक. सो CRR और SLR का मेन एम क्या है स्टूडेंट्स? दैट्स लिक्विडिटी पोजीशन होना, मतलब बैंक के पास लिक्विड फॉर्म में कैश होना चाहिए. which one of the following forms of the largest share of deficit in government India budget? देखें तो इसमें ये सबसे ज़्यादा डेफिसिट का पार्ट है. बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट. सो फिस्कल डेफिसिट इज इट्स आंसर. आफ्टर देन वी हैव मैच. यहाँ पर आपको ईयर्स दिए गए हैं. ये तो बहुत इजी है. ये पर्टिकुलर एक्ट किस ईयर में आया? MRTP एक्ट का ईयर कौन सा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट जो रेगुलेशन था, IDA एक्ट, ये कब आया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो आई नो इट्स 1999. तो हम ये देख लेते हैं, इनको सबको मैच करके 49. आप अपने आंसर्स भी शेयर कीजिए. सो वी हैव दिस B का 3. वेट, फॉरेन एक्सचेंज, this is your question number. B's 3, this is the option. Yes. Then Securities Exchange Board of India, it's 1951. Securities Exchange Board of India, no. SEBI was in 1992. Then Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, MRTP Act, this was 1969 and ID आपका 1951 में है. So this option C is correct. Which of the following is not an instrument of monetary policy? का ये instrument नहीं है. Deficit financing, statutory liquidity ratio, yes it is the part. Cash reserve ratio भी है, ये भी है. Deficit financing नहीं है. Okay? ये हमारा monetary policy का part नहीं है, financial policy का है. So option A is not the part. Answer option A आपका आएगा. So with this students we covered these 50 questions. I hope आपकी practice मेरे साथ हुई है. Practice more and more questions and suggest your other suggestions to me. Give your suggestions. We will work on them. Till then, have a nice day. Don't forget to subscribe.